नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एईडीओ के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और घटना चक्र की जो बुक आई है, जो टोह सीरीज़ है, उसमें 5 सेट दिए गए हैं टोटल। उन 5 सेट में ऑलरेडी हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के तहत 2 जो प्रैक्टिस सेट है उसे कंप्लीट कर लिया है। 100 क्वेश्चन का है। जीएस का क्वेश्चन आपको पता है, 100 क्वेश्चन का जीएस का पेपर होने वाला है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बिहार विधान परिषद का गठन जो है वो वर्ष 1912 में हुआ था और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और 1912 में ये जब हुआ करता था तो 1912 के प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। ठीक है, उस समय जो है बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी इसमें शामिल था। ठीक है, उड़ीसा भी इसमें शामिल था। उड़ीसा प्रांत दोनों, मतलब बिहार और उड़ीसा प्रांत दोनों इसमें शामिल थे। उसी वर्ष बिहार विधान परिषद का गठन जो है 1912 में किया गया था। भारत की सबसे पुरानी जो है विधान परिषदों में से एक है बिहार का विधान परिषद। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है वो जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी, जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इनका मानना था कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक अधिकार मिलना चाहिए या मिलने की ज़रूरत है। उड़ीसा के पृथक हो जाने के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर कौन बने थे। तो उड़ीसा के पृथक हो जाने के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर जेम्स डेविड शिफ्टन बने थे। ठीक है, 1936 में आपको पता है उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से और पृथक राज्य बना था। ठीक है, इसके बाद के बिहार जो है वो केवल बिहार रह गया था। फिर बाद में वर्ष 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तो ये जो थे जेम्स डेविड शिफ्टन, ये प्रथम गवर्नर बने थे बिहार के। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये महामाया सिन्हा थे। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में 1967 में चुनाव हुआ था, उसमें पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी बिहार में। और महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी समय से यानी 1967 से ही बिहार की राजनीति में गैर कांग्रेसी युग की शुरुआत माना जाता है। अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी, रंजीत सिंह ने किसके साथ की थी। तो ये चार्ल्स मेटकॉफ के साथ की थी। ठीक है, 1809 ईस्वी में, ये 15 अप्रैल 1809 को हुआ था। अगर डेट वगैरह पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि जो है वो रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि उस समय मेटकॉफ हुआ करते थे। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, इनके बीच हुई थी। और इसमें तय हुआ था कि रंजीत सिंह जो है वो सतलज नदी के पार कोई विस्तार नहीं करेंगे और अंग्रेज़ जो है पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज़ भला मानने वाले कहाँ थे। लौंग किसका सूखा हुआ भाग है। तो ये पुष्पकली है, यानी एक तरह से पूछा जा सकता है आपसे लौंग का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, मतलब लौंग पौधे के किस भाग से मतलब प्राप्त होता है। ये एक पुष्पकली है, कली की तरह दिखता भी है। ठीक है, लौंग यूजीनिया कैरियोफ्लाइटा नामक सदाबहार मध्यम कद वाले वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका होती है जिसे सूखाकार उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है कब हुआ था। तो 1931 आपको ईस्वी भी अगर याद है तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 से बीच। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी जी किस में भाग लिए थे। तो गांधी जी इसी वाले में, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तो इसी वाले सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि वैसा कौन सा गोलमेज, मतलब वैसे कौन व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी है। तो ये खाद्यान्न अनाज उत्पादन से जुड़ी हुई है और हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं चावल पर फोकस किया गया था। ठीक है, गेहूं और चावल पर मुख्य रूप से, इन जैसे फसलों पर खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि किया जा सके, इसलिए इन चीज़ों पर जो है सो केंद्रित किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किन नेताओं ने किया था। तो इसमें से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, मजहरूल हक भी थे। तो उपरोक्त सभी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपको पता ही होगा 1920 से 22 तक चला था।
बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की औपचारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की औपचारिक घोषणा तो 1912 तो हम देख ही रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वो 22 मार्च 1912 को है, और इसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन जो है सो एक नए प्रांत की गठन की गई थी जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत इस घोषणा को की गई थी और 22 मार्च को हुई थी। लेकिन नया प्रांत अगर पूछा जाए कि कब से बना, कब से लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1912। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संख्यात्मक रूप से आपसे पूछी जा रही है कि बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? क्या उरांव है, क्या संथाल है, क्या हो है, क्या मुंडा? अगर आप अपने आसपास के परिवेश पर, मतलब आसपास अगर नज़र डालेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा संथाल मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप देखते ही होंगे संथाल सबसे ज़्यादा है। संथाल जो एसटी में संथाल की आबादी है बिहार में सबसे ज़्यादा, और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आप जमुई में देख सकते हैं, इसके अलावा बांका तो खैर झारखंड से, ये दोनों जो भी ज़िले हैं वो बिहार से, झारखंड से सटे हुए हैं, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर हैं। इसके अलावा आपको मुंगेर में मिल सकते हैं। ठीक है, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, तो ये 4 जिलों में, इसके अलावा कटिहार भी, इन जिलों में जो है आपको संथाल की ठीक ठाक संख्या देखने को मिलेगी। बिहार के सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये बिपिन बिहारी वर्मा जी के द्वारा बिहार के सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह का मुख्य रूप से नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है, जो कि 1930 में दांडी मार्च निकला था, उसी समय की बात की जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनजातियों की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। 55.68% है 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बिहार में महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 51.50 था, और पुरुष साक्षरता दर लगभग 71%। ठीक है, और मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था? तो मदरलैंड नामक अखबार, आसान सा क्वेश्चन है, मजरूल हक के द्वारा निकाला गया था। और मदरलैंड मतलब काफ़ी उस समय प्रसिद्ध अखबार था, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस तरह के जो भी जिनके द्वारा भी संपादन किया गया था, या अखबार है या कोई पुस्तक है, उसे आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, और 2-3 बार देखने के बाद उम्मीद है कि चीज़ें याद हो जाती है। अनुच्छेद 40 जो है किस बात का प्रावधान करता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसके बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 40 आपको पता है कि संविधान का भाग 4 में उल्लिखित है, जिसमें डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके तहत जो है भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। इसी बीच आर्टिकल 40 है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। परिशेषिका, अपेंडिक्स शरीर के किस भाग से जुड़ी हुई होती है? तो ये सीकम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, परिशेषिका जो है सीकम से जुड़ी छोटी उंगली जैसी नलिका है, जिसे अवशेषी अंग माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे जो है एक तरह से अवशेषी अंग भी माना जाता है। ठीक है, अवशेषी अंग माना जाता है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और इस वक्त जो है यह एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च निकाय है जो कि जनजातीय मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, जनजातीय मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तथा जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से बचाने एवं उनके उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए भी इसका जो है ट्राइफेड का गठन किया गया है। बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी विधानसभा की सीटें आरक्षित है? तो 2 है। ठीक है, 2 है। 203 जो है वो नॉर्मल है, और 40 जो है, माफ़ कीजिएगा, 38 जो है वो एससी के लिए है, और 2 जो है एसटी के लिए है। ठीक है, ओबीसी वगैरह के लिए कोई सीट आरक्षित बिहार में नहीं है विधानसभा में। ठीक है, और अगर 2 आपसे अगर नाम कभी पूछ लिया जाए तो नाम भी आप बता सकते हैं, एक तो कटोरिया है और एक मनिहारी है। ठीक है, एसटी सीट का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, एक कटोरिया है, कटोरिया, और एक है मनिहारी, एसटी आरक्षित सीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट एक मिनट।
बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा आपको पता ही है कितने भारतीय राज्यों से लगती है, 3 से। ठीक है, कौन कौन सा है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक तरफ झारखंड है ना, एक तरफ यूपी है, एक तरफ वेस्ट बंगाल है। ये कलर शायद ठीक से दिख नहीं रहा है, चलिए ये ले लेते हैं। बिहार में न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है? ठीक है, तो ये कैमूर है। कैमूर है, जहाँ पर जो जनघनत्व है वो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो शिवहर का है। शिवहर में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर लगभग 1888 है। ठीक है, कहीं कहीं 1880 भी देखने को मिल सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, हो सकता है पटना ऑप्शन में रहे सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए, ये तो सबसे कम में कैमूर ही होगा। पटना अगर रहे ऑप्शन में तो कंफ्यूज नहीं करना है। जनघनत्व के मामले में शिवहर सबसे ज़्यादा है और पटना जो है इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या में सबसे कम कौन है, तो शिवहर है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम शिवहर है। जनसंख्या में पूछ लिया जाए तो शेखपुरा है। ठीक है, शेखपुरा है। चलिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो बिहार में आपको पता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज में है और यहाँ पर जो है 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसके सही जवाब की अगर बात कर ली जाए तो 1929 में की गई थी। ठीक है, देखिए सोनपुर मेला अगर आपको याद नहीं भी रहता तो ये 1929 लगभग सबको याद ही रहता है, तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, आसानी से आप इसके आंसर तक पहुँच सकते थे। और ये स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सोनपुर मेले में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और यह जो है बिहार में संगठित किसान आंदोलनों की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है, आपको पता ही होगा, है ना, रोहतास है। और यहाँ पर जो है रोहतास की जो साक्षरता दर है वो 73.37% है। मोटा मोटी आप 73% भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। वहीं अगर न्यूनतम साक्षरता पूछ लिया जाए तो पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया है। पूर्णिया में कितना है? तो 51.08%। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, अभी हमने पूर्णिया देखा था, लेकिन जैसे ही महिला साक्षरता दर में पूछ लिया जाए न्यूनतम, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सहरसा। ठीक है, सहरसा हो जाएगा। सहरसा जिले में महिलाओं की जनसंख्या, मतलब महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। कांग्रेस के समग्र रूप से पूछा जाए तो पूर्णिया, केवल महिला पूछा जाए तो सहरसा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है। तो ये लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसमें जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, JL नेहरू। बिहार विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये जो है 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, आपको पता है कि 1937 में चुनाव हुआ था। इसमें बिहार की पहली प्रांतीय सरकार जुलाई 1937 में बनी थी। इस सरकार के नेता श्री कृष्ण सिंह थे, है ना, श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किन अनुच्छेदों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जो है 243 से 243 तक के अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन आपको पता है कि पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 कब से प्रभावी हुआ है? तो ये 8 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुआ है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, और इसी में जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया किसी राज्य ने। ठीक है, और उसी समय जो है सो उसके बाद ठीक अगले साल जो है वो 2007 में नगर पालिका में भी महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। और पहले ये आरक्षण जो है वो 33% हुआ करता था, जिसे बिहार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया कि 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की कौन सी संरचना निर्धारित की गई है? तो ये त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय
पंचायत की व्यवस्था मतलब एक तरह से संरचना निर्धारित की गई है। कौन कौन सा? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। इनको अनिवार्य बनाकर ग्रामीण प्रशासन को एक देशव्यापी रूपरेखा प्रदान की गई। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आ गया क्वेश्चन। तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, आपको पता ही, अभी हमने चर्चा किया है ना। और सचिव अगर पूछ लिया जाए तो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, सचिव अगर पूछ लिया जाए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे, तो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार केसरी भी इन्हें बोला जाता है। कई बार उपनाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, आपको पता ही है, पता होगा जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। और प्रथम जो सभा हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, बौद्ध संगीति, और ये जो है राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में, और अजातशत्रु के समय हुई थी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी, चौथी थी ये, मतलब चौथा बौद्ध संगीति था जो कि कनिष्क के समय में कश्मीर में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ठीक है, कुंडलवन में। ये भी बीपीएससी 64वीं में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी जो कि कुंडल में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है? तो ये जो है एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक स्वायत्तशासी संस्था है जो देश में कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा वगैरह पर, कृषि शिक्षा और इन सारी चीज़ों पर जो है, इन सारी चीज़ों का समन्वय करती है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा और क्या घटना हुई? तो साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और लाठी चार्ज उसमें हुआ था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पुलिस ने बहुत ही बर्बर तरीके से लाठीचार्ज उन पर किया था, जिसमें जो है राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लाला लाजपत राय, और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया था। उनकी मौत का बदला भगत सिंह और उनके साथियों ने लिया था। ठीक है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। आपको पता है कि इसमें जो है ये अंबेडकर जो है वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उसी संबंध में गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है ये पूना पैक्ट कब हुआ था, डेट याद रख लीजिएगा, 24 सितंबर। डेट नहीं भी याद रखिएगा तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि 1932 में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थल पर हुआ था? ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला हमने देखा कि राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा भी हमने अभी पढ़ा था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और ये जो तीसरा जिसकी बात कर रहे हैं तृतीय बौद्ध सभा, ये जो है अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, मौर्यकालीन शासक हैं, आपको ये तो पता ही होगा। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्र और विहार का निर्माण किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, आसान सा क्वेश्चन है। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? तो अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन बने थे और उदयन को ही पाटलिपुत्र का संस्थापक बोला जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी और उदयन मगध का शासक बना। उसके शासनकाल लगभग 460 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और राजगृह से पाटलिपुत्र इन्होंने राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग नागदशक का अमात्य और काशी का राज्यपाल था। ठीक है, हर्यक वंश का तो नहीं ही था, मगध का प्रथम मौर्य शासक भी नहीं था, नंद वंश का संस्थापक भी नहीं था। ठीक है, कई बार अगर क्वेश्चन ना आए तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। नंद वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है तो महापद्मनंद थे। ठीक है, महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक भी बोला जाता है, यानी क्षत्रियों का विनाशक। प्राचीन साहित्य में महापद्मनंद की सामाजिक उत्पत्ति किस रूप में वर्णित है? तो ये शूद्र व दासी पुत्र के रूप में वर्णित है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग का अंग है? तो ये अग्र मस्तिष्क का है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का सबसे विकसित तथा जटिल भाग है जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं। यही भाग हमारी चेतना, ठीक है, चेतना, बुद्धि,
बुद्धि, भावनाएं, संवेदनाएं, हार्मोन नियंत्रण, इन सारी मतलब आदि क्रियाएं जो है ये करती है, ये होता है यहीं पे। और सरल शब्दों में कहें तो सोचने समझने वाला दिमाग जो है वो अग्र मस्तिष्क ही है। ठीक है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रमुख स्रोत जो है वो पुराण भी है, बौद्ध और जैन साहित्य भी है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक विदेशी एवं विदेशी लेखक, ये भी है। यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे? तो भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है। स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने किस भारतीय शासक को सेंड्रो कोट्स कहा था? 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस ये जो है किस शासक को सेंड्रो कोट्स इनके द्वारा कहा गया था? तो आसान सा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने कहा था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में कौन सा क्षेत्र लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से बाहर हो गया था? तो ये मुंगेर का बरही क्षेत्र था। ठीक है। मुंगेर जिले के बरही क्षेत्र में सरकारी प्रशासन लगभग निष्प्रभावी हो गया था। यह बिहार के सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। सोन परियोजना के तहत कौन कौन सी प्रमुख नहरें विकसित की गई? सोन परियोजना के तहत जो है पूर्वी लिंक और पश्चिमी लिंक नहरें जो है ये प्रमुख रूप से विकसित की गई है। और दोनों नहरें जो है, दोनों लिंक नहरों पर स्थापित जलविद्युत गृह का निर्माण जो है 1993 में पूरा हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन, हमने अभी चर्चा किया था पीछे। ठीक है। राजधानी के रूप में इसे उदयन ने ही स्थापित किया था। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ये उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अक्षांश की जब बात कर ली जाए तो 24 डिग्री से लगभग 27 डिग्री तक है। कुछ मिनट भी है, वो एग्जैक्ट अभी फिगर याद नहीं है। तो 24 से 27 मोटा मोटी आप याद रखेंगे। उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में आता है ये, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल बोला जाता है। पूर्वी भाग अधिक वर्षा, इसलिए जो है जलवायु क्षेत्र में रखा जाता है। बिहार का पूर्वी भाग जो है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताए थे? तो ये जो है श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय बिताए थे अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? तो CWG के द्वारा दर्शाया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। CWG मतलब वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। ठीक है। CWG का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, मतलब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि वार्म टेम्परेचर टेम्परेट क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किस सामग्री से निर्मित था? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था, मतलब मुख्य रूप से जो ये विकसित किया गया था और काफ़ी चर्चा में रहता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये लकड़ी का महल था। ठीक है। अधिकांशतः लकड़ी से बना था, अत्यंत सुंदर, विशाल और जल रक्षा से युक्त था। ठीक है। एक मिनट। बिहार बजट 2025-26 में बिहार सरकार का सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र पर निर्धारित किया गया है? तो ये हालांकि आउटडेटेड क्वेश्चन है, शिक्षा है, लेकिन इस बार जो है ये शिक्षा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस बार जो है अवसंरचना पर है शायद, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, योजनाओं पर दिया गया। इस बार शिक्षा नहीं है तो कंफर्म है। सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 10% आरक्षण किस संशोधन, जो संविधान संशोधन हुआ था, किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो ये 103वां संशोधन था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, जो EWS आरक्षण की हम लोग बात करते हैं। हृदय किस थैलीनुमा आवरण से घिरा रहता है? तो ये पेरिकार्डियम जो है, मतलब पेरिकार्डियम एक दोहरी झिल्ली वाली थैली है जो हृदय के चारों तरफ से ढककर सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बीच में थोड़ी सी तरल होती है, मतलब थोड़ी लिक्विड होती है, जो धड़कन के समय घर्षण को कम करती है। यह हृदय को चोट और अधिक फैलाव से भी बचाता है, पेरिकार्डियम। बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा भद्रसार के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का संहारक। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आसान सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 80 में जो है इसका वर्णन है।
अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष प्राप्त किया था? तो 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इसी युद्ध के बाद उसमें धम्म भावना जागृत हुई और वह जो है इन सारी चीज़ों से, युद्ध वगैरह से संन्यास अशोक ने ले लिया था। पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण अनिवार्य किया गया है। कितना न्यूनतम आरक्षण अनिवार्य किया गया है? तो ये 33% है। ठीक है। बिहार बजट 2025-26 में जिम ऑन व्हील्स योजना किस शहर में प्रायोगिक रूप से शुरू की जाएगी? हालांकि पहले का है, ये भागलपुर इसका आंसर है। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए, रिसेंट वाला बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कवर करेंगे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों के किस भाग के बराबर होता है? तो ये 1/10 होता है। ठीक है, मतलब 1/10 भाग रहेंगे तभी लोकसभा का कोई बैठक हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बुद्ध धर्म किसके प्रवचन से अपनाया था? तो ये जो है निग्रोध के प्रवचन से अपनाया था। निग्रोध या निग्रोथ भी कई जगह मिलता है। निग्रोध के उपदेश से बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, सिंघली अनुश्रुति के अनुसार जो बोला जाता है अशोक के बारे में, तो ये निग्रोध के उपदेश के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बाद में वो मोगलीपुत्र तिस्य का शिष्य बन गए थे। अशोक ने गुहा लेख यानी केव एडिक्ट्स बिहार में किस स्थान पर पाए गए हैं? अशोक के जो गुहा लेख हैं वो बिहार में किस स्थान पर पाए गए हैं? तो ये बराबर पहाड़ी जहानाबाद में पाए गए हैं। ठीक है, और बराबर पहाड़ी में 3 प्रमुख गुफाएं हैं, जैसे सुदामा, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी। इनकी दीवारों पर अशोक के जो गुहालेख जिसकी बात कर रहे हैं वो उत्कीर्ण पाए गए हैं और यह लेख जो है आजीविक संप्रदाय को दान और संरक्षण का उल्लेख करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है? तो ये अनुच्छेद 250 के तहत मिलता है। ठीक है, आपातकाल लागू होने के दौरान जो है वो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 250 में है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, कहने को राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो आपको पता है प्रधानमंत्री और उनमें उनके द्वारा नियुक्त किए गए जो मतलब उनके सलाह से जो नियुक्त किए गए मंत्रिपरिषद है उसमें नियुक्त होती है। बराबर गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित थी? तो बराबर गुफाएं आजीवक संप्रदाय को समर्पित थी। ठीक है, अशोक ने कई गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। बराबर गुफाएं आजीवकों की तपस्या व निवास के लिए निर्मित कराई गई थी। 73वें संविधान संशोधन का सबसे पहले पालन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान जो हम लोग पढ़ते हैं वो 73वें संविधान संशोधन लागू होने के पहले अपनाया था, लेकिन जैसे ही पूछ लिया जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले पालन करने वाला राज्य कौन था, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, लौरिया अरिराज स्तंभ लेख कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में है और यह अशोक के स्तंभ लेखों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध अभिलेख है। इसी क्षेत्र में लौरिया नंदनगढ़ के स्तूप भी पाए जाते हैं। कोहिनूर हीरा जो है वो रंजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, 69 का। ये अफगान शासक थे शाह शुजा दुर्रानी। इनके शरण और सहायता के बदले रंजीत सिंह को मतलब विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इन्होंने शाह शुजा दुर्रानी ने सौंपा था। बाद में हीरा अंग्रेज़ों ने साथ ले गया था और इंग्लैंड चला गया था हीरा। ठीक है, 1961 का आपको पता है जो युद्ध हुआ था उसके बाद। सेब में आंतरिक कॉर्क इंटरनल कॉर्क रोग किस तत्व की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई वगैरह में इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, ये आई थिंक किसी टीआरई एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, जस्ता की कमी से होता है। और सेब में बोरोन की कमी से फल के अंदर उत्तक कॉर्क जैसे भुरभुरे हो जाते हैं, इसलिए इसे आंतरिक कॉर्क या इंटरनल कॉर्क कहा जाता है। समुद्रगुप्त को निम्न में से कौन सी उपाधियां अभिलेखों व सिक्कों पर दी गई है? तो ये जो है पराक्रमांक, अप्रतिरथ और सर्वराज्योच्छेदता। ठीक है, ये सारी उपाधियां जो है वो दी गई है समुद्रगुप्त को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद परमानेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अघन्या शब्द का अर्थ क्या है? अघन्या शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वध न करने योग्य। ठीक है, वध न करने योग्य इसका अर्थ है, जिसका घात वध न किया जा सके। विशेष रूप से गाय के लिए प्रयोग किया गया था अघन्या। ठीक है, चलिए अगला 74 नंबर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आसान सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कब किया गया था? 1939 में जो है वो इन्होंने जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है
वो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक धारा के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। भ्रूणावस्था में हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? तो ये लगभग 150 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, ये 72 बार नॉर्मल है, लेकिन जब आपसे फीटल स्टेज में पूछा जाएगा तो 150 बार प्रति मिनट जो हृदय की धड़कन होती है वो होती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि विकासशील शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व की जो है ज़रूरत होती है। भारत में पशुपालन के साक्ष्य किन स्थलों से मिले हैं? तो ये जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। यहाँ कुत्ते, बकरी और बैल जैसे पशुओं को नियंत्रित व पालतू रूप से रखने के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, सरकार प्रमुख कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा कब करती है और यह किसकी संस्तुति पर आधारित होता है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है रबी और खरीफ फसल के समय करती है और वर्ष में 2 बार, और CAPC इससे आपका ये इस क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, सरकार प्रत्येक वर्ष जो है रबी और खरीफ दोनों मौसमों में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, और यह घोषणा जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। वर्ष में 2 बार हमने देख लिया, ताकि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो है NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह बैंक नहीं है बल्कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। ठीक है, भारतीय रुपये को चालू खाते में किस वर्ष परिवर्तनीय बनाया गया है? तो इसे जो है 1994 में। ठीक है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया है। चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है कि व्यापार, आय व्यय, यात्रा जैसे वर्तमान लेन देन में विदेशी मुद्रा से संबंधित प्रतिबंध को हटाना। ठीक है, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता इससे अलग होती है और पूरी तरह लागू नहीं है। वर्ष 1994 का यह सुधार भारत के आर्थिक उदारीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ठीक है, अमाशय से आने वाले तरल भोजन जिसे काइम बोलते हैं, इसका पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में अग्नाशयी और आंतरीय रस भी होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से वहाँ पे पाचन होता है। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA ने किस स्टेडियम परिसर में MCA शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का अनावरण किया है? तो ये जो है वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास भारत के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है फजिल्का में है। ठीक है, भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो है श्री नानक निवास पंजाब के फजिल्का में स्थित पुलिस लाइन परिसर में बनाया गया है, और यह गुरुद्वारा जो है वो फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूर्णतः निर्मित है। ठीक है, जुलाई 2025 में किस बैंक को गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट यानी IBU खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये जो है मशरेक बैंक को प्राप्त हुई है, और जुलाई 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE स्थित मशरेक बैंक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट IBU खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है। यह मंजूरी प्राप्त करने वाला मशरेक UAE का पहला बैंक बन गया है। तो ये कहाँ का है? UAE का है, ध्यान रखिएगा। 10 जुलाई 2025 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये रांची में आयोजित की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित की। उल्लेखनीय है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। कौन कौन सा? रांची तो मतलब झारखंड तो है ही, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी है, ये सब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। पोलावरम बन काचेरला लिंक परियोजना के कार्यान्वयन से निम्न में से कौन सी नदियां आपस में जोड़ी जाएंगी? तो ये जो है गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना, इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फिर विचार करते हैं इस पे, है ना। पूछा जा रहा है कि 27 जुलाई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारी संघों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने की जो है घोषणा कर दी है। बिल्कुल सही है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी
आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तथ्य बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप वैशाली के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका निर्माण 72 एकड़ भूमि पर राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है, सही है। इसका शिलान्यास वर्ष 2021 में किया गया था, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है प्रथम तल पर भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया, ये भी सही है। यहाँ 500 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया गया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा था? इसका शिलान्यास वर्ष 2021 में किया गया, ये गलत है, क्योंकि 29 जुलाई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में स्मृति स्तूप वैशाली का फीता काटकर एवं शिलापट अनावरण उद्घाटन किया। तो 2021 में न करके बल्कि 2025 में इसका शिलान्यास किया गया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को संयुक्त रूप से अधिकतम कितना आरक्षण मिलेगा? तो ये जो है अधिकतम 85% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला है 89 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य जिसने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, वह कौन सा राज्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिहार है। हम लोग जब एडुटेरिया की बुक को कवर कर रहे थे, स्पीडी पढ़ रहे थे, उसमें भी ये फैक्ट सामने आया था, ठीक है। और जून 2025 में ऐसा हुआ, जून 2025 में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। और यह पहल जो है आगामी सीमित नगर निगम और जो और भी जो शहरी निकाय चुनाव वगैरह शुरू हुई है, इसमें भी इन सब चीज़ों में भी इसे संपन्न करवाया जाएगा। चलिए, भारत का पहला समर्पित ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसे जो है होलंबी कला में जो है सो विकसित किया जा रहा है। अब ये होलंबी कला का है। देश का पहला जो समर्पित इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट को इको पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। 11.4 एकड़ में फैले इस इको पार्क का निर्माण जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर डिजाइन निर्माण जो है इसका किया जा रहा है। डिजाइन भी, निर्माण भी वित्त संचालन और हस्तांतरण मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें 15 वर्ष की रियायत अवधि होंगी, ठीक है। और ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 17 अब दिल्ली गवर्नमेंट है तो जान लीजिए दिल्ली में ही होगा, है ना। 17 जून 2025 को देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो है उद्घाटन मानसेर में किया गया है, ठीक है। 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने हरियाणा के मानसेर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। मानसेर कहाँ पे है? तो हरियाणा में है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। 18 जून 2025 को भारत ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है? तो आसान है, ईरान में चलाया था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। अगला है कि गूगल ने जून 2025 को भारत के किस शहर में एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि GSEC शुरू किया है? तो ये जो है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में ऐसा ये जो है शुरू किया गया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला और वैश्विक स्तर का चौथा गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र शुरू किया गया है हैदराबाद में। अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र जो है मतलब सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इंद्र आपको पता है भारत और रूस के बीच जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है, राजस्थान में किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, जो भी भारत में आयोजित किया जाएगा इसको आप ज़रूर इसका लोकेशन याद रखेंगे। और इंद्र की अगर शुरुआत पूछ ली जाए कब की गई थी, तो 2003 में इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत की गई थी। गूगल ने जून 2025 को भारत के किस शहर में एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC शुरू किया है? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना। तो हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा, 2 बार प्रिंट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 23 जून 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है। 23 जून 2025 को त्रिपुरा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसी के साथ मिजोरम और गोवा के बाद जो है त्रिपुरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य होने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है, ठीक है। वर्ष 1961 में त्रिपुरा की साक्षरता दर 20.24% थी, ठीक है, जो अब बढ़कर जो है
वो 95.6% हो चुकी है। ठीक है। 23 और 24 जून 2025 को 9वीं संयुक्त रक्षा समिति जेडीसी की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो आयोजन है वो जोहान्सबर्ग में किया गया है। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है, साउथ अफ्रीका में। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे, 1 मिनट, सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, 98 नंबर का। तो भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। दूसरा है अटारी एकीकृत सीमा चौकी को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तीसरा है सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति जारी रहेगी। चौथा है भारतीय उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों की संख्या बढ़ाई गई। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है? तो केवल एक सही है। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं, तो सही नहीं है। 2, 3 और 4 जो है सही नहीं है। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो 22 अप्रैल 2025 को जो कुछ आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमला किया गया था और पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। इसी हत्या की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकवादी जो है सो समूह लश्कर तैयबा से जुड़े रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। TRF जो है इसके द्वारा ली थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसे निलंबित कर दिया, जो कि पहला नंबर सही है। सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अनुमति जारी रहेगी, इसलिए ये गलत है, अनुमति नहीं मिलेगी। और नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी को बंद कर दिया गया है। भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से वापस बुला लिया है। तो बाकी तीनों के तीनों कथन गलत थे। मई 2025 में किस भारतीय शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, तो ये हमने देखा भी था, भिखारी मुक्त शहर जो है वो इंदौर को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो ये जो है छोजिनी अंगमो जो है वो हिमाचल प्रदेश की है और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। किन्नौर जिले के चांगो गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 29 वर्षीय छोजिंग अंगमो दुनिया की 5वीं दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही बन गई है। वह एक राष्ट्रीय स्तर की पैरा एथलीट भी हैं। तो इस तरह से हमने जो सेट नंबर 3 था उसे कवर कर लिया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस तरह की या कौन सी बुक आप हमसे चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।